अपोजिशन इस वक्त जी अमेंडमेंट लाना चाहती है कि डेफिनेशन दी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है सर। हेलो सर आ रही है, लेकिन मध्यम आ रही है आवाज। जी, मुझे बताएं आप बच्चे बोल के कुछ, मुझे पता लगे आवाज़ आ रही है आप लोगों के नहीं। सर आ रही है आवाज आपकी। हेलो हेलो सर आपकी आवाज आ रही है क्या? आप मुझे आ रहे हैं सर? हाँ, एक मिनट आप जरा इसी तरह ही बात करते रहना दिल, एक मिनट। जी सर, ठीक हो गया सर, जैसे आप कहें। हाँ ठीक है। अब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में जो है ना, वो फातिमा और अब्दुल्ला जो है ये कुछ ऐड करना चाह रहे थे, तो क्योंकि वक्त हम लोगों के पास कम होता है तो सही तरीके से हम डिवाइड नहीं कर पाते। तो आज जो है वो शुरुआत जो है वो करे फातिमा और अब्दुल्ला। आप में से दोनों वेलकम है। आप मतलब जो हम लोग लास्ट कश्मीर इशू को डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों का आपस में इख्तिलाफ राय भी चल रहा था और हम नई चीज़ें भी सीख रहे थे। तो अब्दुल्ला आपने भी हैंड रेस किया हुआ था, फातिमा ने भी किया हुआ था, और साथ में मेरे ख्याल में एक बच्चा और भी था। तो आप लोग बताएं क्या आप लोगों की राय थी? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमने कश्मीर को हम लोगों ने खुद भी इसके लिए कोशिशें नहीं की। इवन बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पे उनके लिए भी मैंने पढ़ा, उसके अंदर 200 ऐसी स्टेट्स थी जिनका 2500 स्क्वायर मीटर से कम उनका एरिया था और उनको किसी ने कंसीडर ही नहीं किया। वो खुद ब खुद ही इंडिया के साथ शामिल होगी। ठीक नेहरू की है। इस तरह के स्टेटमेंट्स की बेस पे कि अगर जो नहीं शामिल होगा हमारे साथ, हम उसका पानी बंद कर देंगे और उसकी सॉइल जो है वो एरोड हो जाएगी, तो अल्टीमेटली उनकी लाइफ जो है दैट विल बी इन डेंजर। ठीक है। ठीक है। सर उसके अलावा उन्होंने कोशिशें ये की, जब पार्टीशन का सीन था सर, पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग जो इन्होंने रियलाइज ही नहीं किया कि प्रिंसली स्टेट्स जो है इनका हमारे साथ ना मिलना हमारे लिए कितना फायदा मंद या नुकसानदेह होगा। कांग्रेस जो है उसने इसके लिए कोशिशें की, जैसे उन्होंने प्रीवियस पर्स जो है वो कहा था कि हम लोग आपको देंगे, इंसेंटिव देंगे आपको अगर आप हमारे साथ सेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे साथ शामिल हो जाएंगे तो। हम्म। और उसके अलावा सर मैंने ये जो आपने शिमला एग्रीमेंट का कहा था कि इसको हम देखें, तो उसको भी मैंने देखा। उसके अंदर सर दोनों साइड की है। जो इंडियंस हैं वो ये कहते हैं कि ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है इसके थ्रू कि हमने इनके प्रिजन ऑफ वॉर्स जो है वो वापस किए। और जो कश्मीर वाला जो उनका पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 4 जो शिमला एग्रीमेंट का है, उसके अंदर क्लॉज 2 में उन्होंने लिखा हुआ कि
जो टेरिटरी आपकी तरफ है उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे और जो हमारी तरफ है उस पर नहीं करेंगे आप ऑब्जेक्ट, तो सर हम किस बेस पे फिर कह रहे हैं उनको? हम्म, ये देख लो, वही मैंने आप लोगों लेकिन को इसका जी बात मैंने आपको यही कही थी ना कि हम लोग का जब आप पढ़ेंगे ना अगर शिमला एग्रीमेंट को, मैंने आपको 3 बताया था, शिमला डेपुटेशन भी बताया था, शिमला कॉन्फ्रेंस भी बताई थी, शिमला एग्रीमेंट भी बताया था। मैंने एक तो ये कहा था कि आप लोगों ने इसको याद हमेशा रखना है, क्योंकि हिस्ट्री को अगर आप रखोगे याद तो उसमें शिमला डेपुटेशन भी याद रहेगा आपसे। और जब इसको कश्मीर इशू को देखेंगे और 1971 की वॉर को देखेंगे तो उसमें हम जो है ना, अब रही बात, अब ये ब्लंडर क्यों इन्होंने मारा, ठीक है, अब ये तो उसमें पहले आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आप बंदा उनसे पूछे ना कि ये आपने क्यों ये वाला काम किया। अगर उन्होंने बायलैटरल टॉक्स का आपको कहा था तो आपने इस चीज़ को क्यों एग्री किया। इसको लेके आज तक जो है वो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं या इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं वो यही बात करते हैं, वो कहते हैं या तो आप कह दो कि जी हम 72 का एग्रीमेंट जो है उससे हम बैक ऑफ करते हैं, हम उस एग्रीमेंट को मानते नहीं है, और वो भी जो ज़ाहिर बात है जो उस वक्त एक चीज़ हुई है, तो अब आके उसको कहना जी हम तो उसको मानते नहीं है या इसकी कोई शराइत नहीं, क्योंकि जो कैदी थे वो तो जिनीवा कन्वेंशन के तहत भी बाहर आ सकते थे, जिस तरह यहाँ से अभिनंदन गया है, ठीक है ना। अब वो मैटर नहीं करता, वो ज़ाहिर बात है वो कौन से अल्लाह माफ करे बेचारे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो जब सरेंडर करते हैं तो प्रिजनर ऑफ वॉर का तो उनको तो नहीं बनता जिनीवा कन्वेंशन के सर जो आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, ऐसे लग रहा है आप बहुत दूर से बोल रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। सर आपका माइक बहुत दूर है। अच्छा एक मिनट जी, अब मेरी बात आप लोगों को क्लियर आ रही है? जी सर आप बेहतर है। मेरी दरअसल ना हैंड फ्री का थोड़ा सा इशू हुआ हुआ है, तो इस वजह से प्लीज़ आज के दिन जरा आप लोगों को थोड़ा सा। अच्छा ओके सर, अच्छा ओके सर। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो अब जिनीवा कन्वेंशन हमने पढ़ा है, प्रिजनर ऑफ वॉर पढ़ा है हमने, उनके सारे रूल्स पढ़े हैं, तो वो जितना भी उस टाइम कैदी था वो तो उन्होंने सबने बेचारों ने सरेंडर किया, क्योंकि वो सारा आपको पता है कि वो 2-3 तरफ से घेरे जा चुके थे, और वैसे भी उनको मतलब एक वॉर वो ऐसी थी कि जिसको अवाम की मर्जी के बगैर कभी जीता जा ही नहीं सकता था। मोस्टली वॉर्स में भी ऐसे ही होता है, लेकिन इस वॉर में स्पेसिफिकली ऐसी थी कि हमने पहले भी वहाँ पे जो अपराइजिंग थी उसको दबाने के लिए हमने जरा डंडे सोटे का इस्तेमाल किया, और लोग पहले ही वहाँ पे खिलाफ थे। फिर जो उस जगह का नक्शा था या जो उस जगह का मतलब उस जो वो बैटल फील्ड था उसको रीइंफोर्समेंट्स भेजने के लिए बड़ा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम था। उसी तरह ये कारगिल में भी हम लोगों के साथ ऐसे हुआ, जब माशाल्लाह मुशर्रफ साहब कहते थे कि हमने तो कारगिल जीत लिया था, आपने सुना ना, वो तो कहते थे हम माशाल्लाह अभी भी जो बहुत ज़्यादा नून लीग के अगेंस्ट हैं या नवाज शरीफ के जो अगेंस्ट हैं वो यही कहते हैं कि जी हाँ जी मुशर्रफ ने तो 1999 में जो है वो कश्मीर फतह कर लिया था, कारगिल उन्होंने फतह कर लिया था, पता ना आप लोगों को इसका। जी सर। हालांकि वहां पे जो लेकिन जी सर लेकिन ये सर खिलाफ वाली उसने बात तो नहीं है, मैंने अगर मैं डिफर नहीं करती सर आपके ओपिनियन से, मैंने 2-3 जगह यही पढ़ा था कि कारगिल के बिल्कुल हम जीत चुके थे। वो तो जब ऑर्डर्स आए थे तो फिर सर इंटरचेंजिंग जब हुई थी और फिर आर्मी को जब वापस बुला लिया गया था, इस वजह से हम हारे थे। सर ये ये सारा सर एक किसी एक गलत का ओपिनियन तो गलत नहीं है। बात है। हकायक ये नहीं है, हकायक बिल्कुल उल्टे हैं, क्योंकि जब ये ऑपरेशन हुआ था तो अमेरिका ने उन्हें सपोर्ट दी थी, अमेरिका ने उन्हें अपने सैटेलाइट तक रसाई दी थी, कि उन्होंने सैटेलाइट के मदद से निशाने बनाए थे, जो वहाँ पे हमारे मुजाहिदीन आर्मी बैठे थे उनके मोर्चों को निशाने बनाए थे, उसके बाद हम शिफ्ट कर गए थे चाइना के सैटेलाइट पे। इसी वजह से सर ये कहना कि ये सिर्फ एक सियासी बातें हैं कि फौज को बुला लिया, कि फौज को हम कैसे बुलाते हैं जब हम एक महाज पे, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जब आप एक महाज पे खड़े हो आप फौज को सीज फायर कर रोक सकते हैं, लेकिन आप उसे वापस नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर आप उसे वापस बुलवाते सर हैं कैन आई तो इंटरप्ट? आपको नुकसान होता है बहुत ज्यादा, आपको फौजियों की अपनी जानें ये देनी हम पड़ती किसकी हैं। कश्मीर इशू की बात कर रहे हैं या वो 71 की सर ये कारगिल की मैं बात कर रहा हूँ, कारगिल में अमेरिका ने इंडियन का साथ दिया था, उन्होंने अपने सैटेलाइट तक रसाई दी थी, उन्होंने सैटेलाइट के जरिए जो वहाँ पे देखा कि कहाँ कहाँ पे हमारे जो फौजी हैं उनके मोर्चे बने हुए हैं, फिर वहाँ पे उन्होंने मिसाइल दागे थे और फिर उनके जो
जहाज से, एयरफोर्स से, उन्होंने आके वहाँ पे बमबारी की थी। उसके बाद हमें बिल्कुल इसमें ये इसमें नुकसान भी हुआ। ऐसे ही सर बिल्कुल हमारे में ऐसे ही है सर बिल्कुल। मेरे थोड़े से नॉलेज सर के मुताबिक सर बात अगर ऐसे हुई रही थी। बात कि जी उन्हें जी वापस एक मिनट बुला इफ्रा को लिया बोलने दो। तो जी इफ्रा बताओ क्या कह रही हो आप। जी सर, मेरे मुताबिक सर जो मैंने पढ़ा था उसके मुताबिक ये बात हुई थी कि जब ऑर्डर दिए गए थे जनरल की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करता है सर आर्मी चीफ को ऑर्डर करता है ड्यूरिंग द वॉर, ये केस एक्सेप्शन रखी गई है सर। जब उसको ऑर्डर दे दिए गए थे कि ऑल द मैटर्स आर सेटल्ड सर, जब उसको ये कह दिया क्या था कि आप वापस अपनी आर्मी को वहां से बुला लें, इट डजंट मीन कि आप उनको कॉल करके कहें कि जी आप वो चीजें छोड़ दें। छोड़ने का मतलब बिल्कुल नहीं था मेरे वर्ड्स में सर। मेरे कहने का मतलब ये था कि उन्होंने कहा था कि सारी चीजें सेटल हो गई हैं, अब आपको मजीद किसी चीज के बारे में झगड़ा करने के लिए या मजीद डिस्प्यूट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या अच्छा किया था, एक किस्म का एक पॉजिटिव सेंस में सरेंडर कर दिया था सर हमारी आर्मी ने, जो कि वापस आ गई थी, जिसे हम आंखों पे आम में कहते हैं कि वापस आ गई थी। ये तो सर इस सेंस में 1970 बात है। आप अब 1971 की बात कर रही हो। जी सर एग्जैक्टली। हम माशा दो अब वो अपना जो है ना डील वो बात कर रहे हैं कारगिल की। आप 1971 की कर रहे हो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब हम लोगों ने देखो आर्मी जो है ज़ाहिर बात है उसको पीछे से ऑर्डर्स मिले थे या नहीं मिले थे, कुछ हकाइक जो होते हैं ना वो हाँ जी सर। कंट्रोवर्शियल होते हैं, उनका उनका हमें नहीं पता होता। लेकिन उस वक्त जो वहाँ पे हालात थे ना, क्योंकि देखो 90,000 की भी फौज अगर है ठीक है और उसके मुकाबले में इंडिया की कितनी बड़ी फौज है और उसकी जो मुक्ति बाहिनी है वो कितनी बड़ी फौज है, फिर बांग्लादेश की अपनी अवाम जो है वो मेरे ख्याल में 90,000 की जगह अगर इससे ज्यादा फौजी भी अगर वहां पे खड़े होते हैं ना, तो अगर तो आपने सिर्फ कत्लो गारत ही करना है आपको कि जी नहीं जी ठीक है हमने मारना बनाना है, तो वो तो फिर मतलब बात ही समझ में आती। तो उसमें जो भी था जैसे भी था उस वक्त मतलब वो जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो वो तो बात हो रही है कि ये तो एक अलग बात ना कि वो तब वहां पे हुआ क्या था बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश के आपको अपने हालात पता है कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो आपको पता होगा कि वो हाँ जी अपना सर। 10 साल के अंदर अंदर जो है वो भी अपने मुल्क की फौज के हाथों मारा गया था, पता आपको। इसका ये जो करेक्टर्स थे ना तीनों ही जो 1971 में थे, जिसमें एक जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, एक शेख मुजीबुर रहमान थे, ठीक और सारा। अब इन्होंने दोनों तरफ से रस्सा कशी की, जोर आजमाई की, ठीक है। तो अल्लाह ताला की रस्सी जो है वो बड़ी कहते हैं ये दोनों ही तीनों करेक्टर जो थे ना, ये कहते हैं कि ये 10 साल के अंदर अंदर जो है ना वो मारे गए थे। इधर हाँ जी से सर। इधर से जियाउल इसको यही है। जुल्फकार, हाँ हाँ इधर से जुल्फकार अली भुट्टो साहब वो 10 साल के अंदर अंदर पूरे कर, और वो उसको तो शेख मुजीबुर रहमान का तो किस्सा ही बड़ा अजीब है। वो तो कहते हैं कि आर्मी के कोई यंग जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मतलब उसको तशद्दुद कर करके मार दिया था। तो जो ये हम 71 की जो वॉर की बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश कारगिल की जो आप बात कर रहे हो ना, उसमें भी यार थोड़ा सा हमें ये था कि देखो आर्मी का जो होता है ना, जब किसी मुल्क में कोई जंग होती है तो आर्मी उतारने का फैसला जो है, जब अमेरिका कहीं जंग करता है तो अदील आर्मी उतारने का फैसला कौन करता है, वहाँ का आर्मी चीफ करता है या वहाँ का प्रेसिडेंट करता है। सर, अगर देखा जाए तो आर्मी का जो चीफ होता है ना वो तमाम, लेकिन मशावरत वो वजीर आजम से करता है कि क्योंकि जो अच्छा लीडर ऑफ द हाउस होता है, जो मुकद्दर पाकिस्तान सरबराह में होता है। एक मिनट, पाकिस्तान में मिलिट्री कौन डिप्यूट करता है, चलो ये बताओ मुझे। सर ये आर्मी चीफ के पास अख्तियारात हैं। अच्छा और आपने जी, आपने और अगर लेकिन आ- मुशावरत वजीर आजम की होती है, उसमें लाजमी कबीना उसकी मुशावरत देती है आपने क्योंकि हाँ ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जो फाइनल जो ऑर्डर होता है ना कि आपकी जो मिलिट्री है वो कहाँ पे डिप्यूट होगी, इस पे आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि ये आपका प्रेसिडेंट ऑर्डर देता है। मुशावरत तो ज़ाहिर बात है आपको पता प्रेसिडेंट जो है वो तो हमारे मुल्क में बिल्कुल डमी है। लेकिन आपने देखना है कि आर्मी का जो जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो मतलब जो सारी फोर्सेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है कि वो प्रेसिडेंट होता है। एक तो आपने इस पे रिसर्च करके मुझे बतानी है, ठीक है दील। और दूसरा आपने तो फिर वो मुझे प्रेसिडेंट होता है, उसके अलावा सर जी इनके नीचे होता है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो इन तीनों जनरलों के ऊपर होता है, उसकी मुशावरत भी नहीं लाजमी होती है। सर, वो जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसे अकेला ही, अब ये पहले होता था लेकिन जिया साहब के दौर के बाद ये खत्म कर दिया गया था।
सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जो है वो मुशावरत वाली बात सही है, लेकिन जिस तरह फौज कहीं भी उतारनी ना, अब इसमें जो 1998 में जो कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ था ना, इसमें भी सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ था कि माशाल्लाह जो पहले ही इनके दरमियान एक टसल चल रही थी अंदरूनी, ठीक है, जो आपके चीफ साहब थे, मुशर्रफ साहब जो थे, वो नवाज शरीफ को कुछ नहीं समझते थे, और नवाज शरीफ साहब इस चक्कर में थे कि जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर जो है। और मज़े की बात है कि वो यहाँ पर वहाँ से क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी आया, वो करारदाद लाहौर पे साइन करके गया, मीनार पाकिस्तान आया, आपको पता ना वाले सारे इंसिडेंट। वो मतलब कि आके ना सिर्फ उसने पाकिस्तान को, जिस तरह इंडिया शुरू में कहता था कि जी हम तो मानते नहीं है, पाकिस्तान को भी नहीं मानते, कश्मीर की क्या बात है, तो मतलब वहां से वो प्राइम मिनिस्टर वहां से चल के आता है यहाँ पे पाकिस्तान में उनका, और आकर जो है वो मीनार पाकिस्तान जाता है, वहाँ पे हाजिरी देता है, वहाँ पे अपने सिग्नेचर्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो मतलब अमन की तरफ कोशिश कर रहे होते हैं ना, कि हम लोग इनकी तरह अमन करते हैं। अब उसमें भी दो लॉजिक्स आ जाती हैं, एक पीटीआई वालों की लॉजिक आ जाती है, एक नून लीग वालों की लॉजिक आ जाती है। वो लॉजिक्स हमने डिस्कस नहीं करने, क्योंकि हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं किसी को या पढ़ रहे हैं, तो ना हम नून लीग के ना हम पीटीआई के, तब हम स्टूडेंट्स हैं, तब सर हमने सर सिर्फ मुशर्रफ साहब से पहले आर्मी चीफ थे, हमारे आर्मी चीफ साहब, वो उन्होंने इस्तीफा दिया था सर, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ बने थे सर, और उसे इस्तीफा देने की सबसे बड़ी वजह नवाज थी शरीफ था। नवाज शरीफ सर। ने ना सिर्फ उससे इस्तीफा लिया था, बल्कि उस दौर के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनसे भी इस्तीफा लिया था। सर वो पहले लिया था बाद में, और जो आर्मी चीफ को इस्तीफा देना पड़ा था उसकी सबसे बड़ी वजह ये जनरल मुशर्रफ साहब खुद थे, कि इन अल खालिद एक इन्होंने टैंक बनाया था जो इन्होंने यूक्रेन से लिया था, उनकी रेनोवेशन और नया जदीद करके इन्होंने तैयार किया, उसमें करप्शन के कुछ एलिमेंट्स थे, तो उसने वजीर आजम साहब को दे दिया। वजीर आजम साहब ने इन्हें बुलाया और तमाम जो एविडेंस सामने रखे, तो चीफ साहब ने इसमें ही अच्छा समझा कि मैं रिज़ाइन कर दूं, वो रिज़ाइन कर गए, और मुशर्रफ साहब एक अच्छे बच्चे बन गए नवाज शरीफ, और उन्होंने उससे 7वें नंबर से उठा के टॉप पे ले गए, जहाँ ये वो हमेशा ये भी अपने एक तकदीर की ना। एक मिनट, एक मिनट सिर्फ। ये भी एक हालात की जो है ना, ये अगर आप कहो, अच्छा, ये भी हालात की एक सितम ज़रीफ़ी आप इसको बच्चों कह लो, कि जिसको माशाल्लाह आप नीचे से निकाल के आगे लाते हो ना, चाहे वो ज़ियाउल हक था, चाहे वो मुशर्रफ था, ये जो जिसको आप पीछे से ला के एक प्रॉपर हायरार्की तोड़ के आगे लाओगे ना, आगे उसके नतीजे कोई अच्छे नहीं हुए। पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री आप निकाल के देख लें, तो इसमें भी माशाल्लाह जो नवाज शरीफ साहब थे वो बड़े तगड़े थे। उन्होंने एक अपने दौर के जो हैं वो दो चीफ जस्टिस जो थे, मतलब एक दौर तो पाकिस्तान में ऐसा आ गया था, इसमें भी अगर आप लोग थोड़ा देख लेना, कि पाकिस्तान के अंदर एक दिन में दो चीफ जस्टिस बैठे थे, और दो जगह अदालत लगी थी, सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह दो जगह लगे थे। दोनों ही कहते थे कि जी हम दोनों ही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मतलब पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे मज़ेदार वाक़े होते रहे हैं। तो इसमें जो है कि मुशर्रफ का आप बता रहे हो कि जो कारगिल वॉर थी, इसमें मुसीबत ही ये आई थी कि यहाँ से ये वादे कर रहा था, अपना हमारा जो पीएम था, ये वादे कर रहा था अमन के, और ये कह रहा था कि जी हम आपके साथ ठीक हैं, हम वाघा बॉर्डर भी खोलें, अमन की आशा भी जलाएं, वो गाड़ी भी चलाएं, सारा कुछ करें, ठीक है। अब जब ये वाली चीज़ होती है, देखो जो आखिरी जो सुप्रीम लीडर होता है ना, जो आर्मी को डिप्यूट करने का, वो प्रेसिडेंट होता है, उसने मतलब आखिरी ऑर्डर देना होता है कि जी आपके मुल्क की जो आर्मी है ना, वो फलानी जगह पे हो जाए। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत करता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उसको बेसिकली सजेशन देता है, उसको एडवाइस करता है कि आप ऐसा कर दें, और वो कर देता है, उसकी अपनी तो बेचारे को विल नहीं होती, लेकिन आखिरी इख्तियार जो है वो जो आखिरी सिग्नेचर है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ऐसे होता है कि आपकी ज़ाहिर बात है मुल्क की जो, अल्लाह आप लोगों को फैला रखे, आपकी जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे पूछा जाता है कि जी आया कि फलाने मुल्क में हम फौज भेजना चाह रहे हैं या इस तरह। तो ये वाला जो 99 का कारगिल का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें अगर आप लोग टेक्निकली देखो कि किसी बंदे को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया था, ठीक है। 1965 में जैसे ऑपरेशन जिब्राल्टर इन्होंने एक सोचा
कि जी हम ऑपरेशन जिब्राल्टर को भी, अक्सर आप लोगों में से बच्चों को मोस्टली को पता ही होगा कि 1965 की वार क्यों शुरू हुई थी और ये ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था। नहीं था तो ऑपरेशन जिब्राल्टर को आप लोग एक दफ़ा सर्च कर लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा। इसी तरह माशाल्लाह ये जो मुहिम जोई जो है वो 99 में भी इन्होंने की। इन्होंने कहा जी कि वो लोग तो 2-3 इनके धार मतलब मिलिट्री की इंटेलिजेंस भी होती हैं, इनके पास भी था कि इनको किसी ने कहा जी वो तो कारगिल वाली साइड पे जो लद्दाख वाली साइड है ना अपनी, वहाँ पर तो वो जू बना रहे हैं और उनकी तो पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो उस जगह को करने के लिहाज से डाइवर्टेड है। तो ये बड़ा सही वक्त है कि हम जो है ना वो कश्मीर, अब जब आपका पीएम जो है वो एक तरफ सिग्नेचर्स कर रहा है पीस के, एक तरफ वो कह रहा है कि जी हम इसको अमन के जरिए, और ये बात तो आप लोग बच्चों भूल जाओ ना कि कश्मीर का सोल्यूशन जो है वो कभी लड़के निकलेगा, लड़के लड़के निकालना है ना। तो ये आप ऐसे देख लो कि क्लास के अंदर किसी दो स्टूडेंट्स का आपस में किसी बात पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है और दोनों ही बैठ के बात करके करने की बजाय जो, और लड़के अगर फैसला करना है, अगर लड़के, चलो छोटी सी आप लोग अपनी क्लास की एक मिसाल ले लो ना, तो वो एक कहावत है ना कि अगर एक सच्चा मुसलमान या एक मौलवी जो है वो समंदर में डूब रहा हो और दूसरी तरफ एक तैरने वाला बंदा डूब रहा हो, तो अल्लाह ताला किसकी मदद करेगा? अल्लाह ताला उसको जिंदा बचाएगा जिसको तैरना आता होगा। तो जो मुसलमान होता है या जो मोमिन होता है वो कभी भी लॉजिक जो है ना वो इलॉजिकल स्टेटमेंट्स नहीं देता, मतलब जिसकी लॉजिक नहीं बनती। मतलब आपका किसी के साथ क्लास में कंफ्रंटेशन हो गई है किसी लड़के के साथ, अव्वल तो जब तक आप दोनों तगड़े हो, पीछे से आपके 4-5 दोस्त आ जाते हैं, पीछे से 4-5 उसके दोस्त आ जाते हैं, आप लोग लड़ाई को बढ़ाते रहोगे, ना खुद पढ़ोगे ना किसी को पढ़ने दोगे, क्लास का डेकोरम खराब होता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? ठीक है, सोल्यूशन तो निकलना ही होता है किसी चीज का, फिर अल्टीमेटली ये होगा कि जो लड़का तगड़ा होगा ना, जिसके साइड पे ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, या जो बहुत ज्यादा अपना खौफ पैदा कर लेगा, वो प्रिवेल कर देगा। और माइट इज राइट, जो ताकतवर होता है जिसके साथ लॉबी ज्यादा स्ट्रांग होती है वो प्रिवेल कर जाता है। ठीक है, उसमें फिर ये नहीं देखा जाता, जब आपने एक इशू को बैठ के सॉल्व करना है तो उस सूरत में आपके पास चांसेस होते हैं कि आप उसका कोई सही पॉजिटिव हल निकाल लें। लेकिन अगर आप उसको लड़के सॉल्व करना चाह रहे हो ना, तो फिर पॉजिटिव हल तो नहीं निकलेगा, फिर जो ताकतवर होगा वो अपनी मर्जी से उसका निकालेगा। तो ये कारगिल की वॉर भी ऐसी ही थी, इसमें ना पीएम को ऑन बोर्ड लिया गया, ठीक है, ना आपकी पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया गया। इसमें जिस तरह माशाल्लाह शब खून मारा जाता है मुल्क की जमहूरियत पर रातों रात, उस तरह उसमें भी यही इन्होंने काम किया कि उधर से ये उनके साथ पीस एग्रीमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं चलो किसी तरीके से नवाज हुकूमत की, वैसे भी जब भी वो आते हैं उनकी कोशिश होती है कि इनके साथ जो इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी एमिकेबल हो जाए, मतलब बड़े अच्छे हो जाए। तो जब आपने उनको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं है, आपने वहाँ पे अपनी फौजें उतार दी हैं और आप जब आगे पहुँच गए हो, आपने आगे जाके मोर्चे बना लिए हैं, ठीक है, और आपका पीएम इसी चक्कर में बैठा हुआ है कि नहीं यार ये लोग मुझे मुझे अगर कोई इस तरह की हरकत करेंगे तो ये मुझे बताएंगे। और मज़े की बात बताऊँ, तब के जो आईएसआई के जो चीफ थे ना, जब ये मुहिम जो शुरू हुई है, उस वक्त के आर्मी चीफ को भी इस बारे में, उसका आर्मी चीफ कह रहा हूँ, आईएसआई के चीफ को भी इस चीज़ का नहीं पता था ये पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कारगिल में इतना आगे घुस गई हुई है। कैसी मजे की बात है। और फिर मैं अगर ये वाली बात शुरू करूंगा वो फिर बातें फिर आपस में कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। मतलब के जी इंडिया सो रहा है, रातों रात हमला करके कश्मीर आज़ाद करवा लो। मतलब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ने वाले, चीज़ों को फैक्ट एंड फिगर के हिसाब से देखने वाले हो, आप लोगों का दिल मानता है कि जी कि इंडिया सो रहा है तो जी हम रातों रात जो है ना वो फौजें भेज के वो मतलब क्या ऐसे सोल्यूशन इसका निकल सकता है जैसे नहीं 65 सर, में नहीं 65 में हमने निकालने की सर, ये कोशिश तो की थी। अहमकाना व्यू है। अगर हम ये कहें, कोई ये बात बंदा कहे कि रातों रात वो सो रहे हैं और हम जाग बल्कि रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऐसे सो रहे हैं, जाहिर है हम भी सो रहे होंगे तब। बल्कि सर ऐसे हो सकता है कि रातों रात हम ऐसे पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे इंडिया को हम ज्यादा से ज्यादा नुकसान करवा सकते हाँ, तो हैं। उसका फिर नतीजा क्या निकलता है? उसका फिर नतीजा वो पॉइंट्स जब आपको छोड़ के वापस आने पड़ते हैं द- तो फिर आपकी कितनी इंसल्ट होती है। सर सर छोड़ देखिए के ना, ये कोई करीम थोड़ी है कि रातों रात आपको बुरा कर देगी और फिर सर बाद में आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ते हैं, सर जाहिर सी बात है। पहले ये सर हमारा पूरी टारगेट फेट था का बात है। डील आपको पता है, 60। आपको आपको एक मिनट इस चीज का पता है कि जो जिन पॉइंट्स का आप जिक्र कर रहे हो ना वो इंडिया ने 1972 1973 के एक्वायर किए हुए हैं। जिन पॉइंट की अगर कारगिल की हम बात करें ना, कि जहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों मुल्क की जो फौजें ना वो एक बायलैटरल इनका एग्रीमेंट होता है, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना तो ये दोनों फौजें ही नीचे की तरफ वापस उतर जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर बात है फौजी ज़िबा तो नहीं करने हैं आप लोगों ने अपने,
जब इंडिया की चाइना के साथ वॉर हुई थी, ठीक है, तब ये 62 की वॉर में ऐसा हुआ था कि कितने सैकड़ों फौजी ऐसे थे जिनका पता ही नहीं, जिनका वजूद ही नहीं मिला। मतलब वो वहीं पे बर्फ के तोतों के नीचे आए जंग के दरमियान। मतलब उनका आज तक जो है ना वहाँ पे उनके बारे में मिथ ही चलते हैं कि जी फलाना फौजी जो है वो ट्रेन में सफर करता हमने देखा है, फलाना फौजी जो हमने देखा है वो फलानी चौकी पे रात को दुश्मन पे गोलियां चलाता नजर आता है। उन लोगों ने अपने मिथ बना लिए, मतलब ऐसी वो चीज हुई। तो हम लोग अक्लमंद हैं, ठीक है, हम लोगों ने अब ऐसी जगह को जाकर चढ़ के ऐसी जगह को हासिल करना जहाँ पे मतलब सिर्फ आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, ठीक है, तो आप पूरा साल उस जगह को रिटेन भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये जो आप करना कि हम लोग पहले जाके कर लें यार, यूएन जो है इंटरनेशनल इदारे सारी दुनिया बैठी है, ठीक है, मतलब आप जो बंदा भी इस तरह चढ़ेगा ना ऊपर उसको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा। और फिर उसमें यह है कि आपके मुल्क की अपनी इकॉनमी कितनी स्ट्रांग है। आप ये देखो ना कि आपने फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात करनी है। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, जो अगर आप कारगिल के इशू को देखो तो जिन जगहों की आप बात कर रहे हो ना, इंडिया ने वो 10-20 साल पहले ही जाके एक्वायर कर ली थी। हम लोगों को पता था कि एक टाइम आता है, और ये भी ऐसे ही हुआ था कि इनके दरमियान एग्रीमेंट होता है जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़नी शुरू होती है तो ये फोर्सेज नीचे उतर आती हैं। तो मतलब ये चीज़ कोई इतनी, मैं उस चीज़ को नहीं इतना मेरी नज़र में। हाँ सर बाकी, हाँ हाँ टाइम थोड़ा ही रह गया, 7 मिनट सर रह गए आपने हैं। कहा कि यूएन जो यूएन बैठा हुआ है, तो जो कश्मीर वाला इशू है यहाँ पे हमने शिमला एग्रीमेंट में ये लिखा था कि हम यूएन चार्टर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, और अब वायलेशन हम कर रहे हैं आर्टिकल जो उसका 103 है यूएन चार्टर का, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर दो स्टेट्स जो है उनका आपस में कोई एग्रीमेंट भी है फिर भी अगर वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करेंगे तो यूएन चार्टर विल प्रिवेल। तो हमने वहां पे तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। वो वही तो फिर मसला आ जाता ना कि हम यूएन जो है वो शुरू में आपको पता है इनकी पूरी एक कमीशन बनी हुई है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि हम लोग जब इसको सही तरीके से रिसर्च करेंगे इसके ऊपर शिमला एग्रीमेंट की, ठीक है, तो फिर हमें पता लगेगा। मतलब कुछ आपको पता है इंडिया तो जो हम तो जो मर्जी कहते रहे ना, ठीक है, इंडिया तो जो है वो भी जो मर्जी कहता रहे, वो भी मतलब वो कहता है कि जी इनका तो मामला है ही नहीं, ये तो इन्होंने हमारे साथ फिर एग्रीमेंट क्यों किया था। वो तो कहता है कि यूएन बिल्कुल क्यों। सर, वो यही कहते हैं सर, वो कहते हैं ये बायोलेटरल और क्या ये शोर फायदा तो पाकिस्तान ने लिया है, फिर भी शोर ये उठा रहे हैं एग्रीमेंट का। सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बायलैटरल होने की वजह से सर वो फायदा इसका उठा रहे हैं। सर लेकिन बायोलेटरल अगर हम इसको देखें तो इन रियलिटी ये बायोलेटरल रहता तो नहीं है, कश्मीरीज भी इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। ये ये तो बाकी अगर फोर्थ। टेक्निकली देखा जाए तो यार ये बायोलेटरल इसको कश्मीर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने जो कश्मीर एंड पाकिस्तान कमीशन बनाई है, इनको बनानी चाहिए थी सिर्फ कश्मीर कमीशन। तो मतलब ये कश्मीर वालों की खुद इरादियत का मसला है। ये 2 मुल्कों ने 3 मुल्कों ने, अगर चाइना जो है उसके साथ कुछ कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी लगता है। अब मतलब उनके स्टेक्स इतने नहीं है, वो चलो उनको वो साइड पे उनका कोई इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि यार बेसिक जो इशू आ जाता है ना वो एथनिसिटी का और रिलीजन का आ जाता है। मतलब चाइना और वो लोग जो है ना, हमने कुछ अपना उनको हिस्सा दे दिया। हमने तो आपको पता है कि बहुत पहले चाइना को अपनी जान खुलासी करवा ली थी। इस चीज़ का तो पता ना कि हम लोगों ने कुछ जो पार्ट था अपना वो हमने चाइना को दे दिया था बगैर लड़ाई झगड़े के, ठीक है। इंडिया कुछ जगहों पे अड़ गया था, वो कहता था कि मैंने नहीं, आपको उसको था कि जिस तरह मैंने पाकिस्तान का हिस्सा दबा लिया है मैं उसी तरह इनका भी हिस्सा दबा लूंगा। सर सर मैं सर मैं आपके मोबाइल पे सर या सीआर के थ्रू आपको सर मैं एक आर्टिकल सेंड करूंगा सर। ये बिलाल अहमद सूफी हैं, जी जी उन्होंने आर्टिकल कश्मीर के ऊपर लिखा हुआ है। उन्होंने इसमें ना बड़ी वजाहत से बात की है और तमाम जो इसके बेसिक पॉइंट है ना उसको उन्होंने डिस्कस किया है कि 47 में कैसे क्या वो मैंडेटरी थी, जिसे इन्होंने जो आर्टिकल 5 में फॉलो करती थी, और इन्होंने आर्टिकल 6 में उसकी जब उसकी तशरीह की तो आर्टिकल जी 6 में ले गया। सर इस तरह का एक आर्टिकल है, अगर आप पढ़ेंगे ना तो मैं आपको सर आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैं सर आपको कर मैं दूंगा। ज़रूर तो ज़रूर पढ़ूंगा। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, और आप सर प्लीज़ तो सारी क्लास को सर सेंड कर दीजिएगा ताकि वो बच्चे जो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। कोई नहीं, मैं वो अपने सीआर को कर दूंगा। बाकी ये इंशाल्लाह ठीक है, कल हम लोगों की मुलाकात होगी तो फिर कल हम देखते हैं क्या। मुझे 1-2 टॉपिक्स और मुझे बच्चों ने कहे हुए इंटरनेशनल उसको ना। अब यार अगर टेक्निकली देखा जाए, मैंने आप लोगों को मोस्टली को देखो इंटरनेशनली बड़े बड़े इदारे जो है वो इसका हल नहीं निकाल सके, ठीक है, या इसका निकल नहीं सकता। कम अज़ कम मैंने आप लोगों को जो है वो एक सही, आपको मैंने एक रास्ता दे दिया है।
इस रास्ते को लेके आप चलोगे ना तो आप सारे इंटरनेट, मैंने सिर्फ आप लोगों को जो मेरा मकसद इंटरनेशनल लॉ में आपको पढ़ाने का मकसद था ना, वो आप लोगों को एक सोच देने का था कि जी इस तरीके से सोचो और दोनों तरफ से सोचो, इस तरफ से भी सोचो उस तरफ से भी सोचो, मुसलमानियत बिल्कुल को। सर, जो आपने कहा था कि हर नैरेटिव का एक काउंटर नैरेटिव होता है, तो सर वो हाँ, जब काउंटर नैरेटिव हम देखते हैं ना तब बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। आपने दोनों चीजों को देखना है। जब आपने अपना वो हक देखना है, चाहे अगले बंदे का जो नैरेटिव है वो टोटल झूठ है, झूठ का पलंदा है या बकवास है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस बात की वजह से दुनिया किसी चीज पे अड़ी हुई है, आपको जब तक काउंटर नैरेटिव नहीं पता लगेगा तब तक आपको मसले का सोल्यूशन नहीं पता लगेगा, ठीक है। आप अब मतलब सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हम लोगों को मतलब खुद काफी चीजों का इस तरह पता है। तो ये सिर्फ हमारा जो सारा था, इंशाल्लाह आप लोग इसी चीज़ को आगे लेके चलोगे ना, तो आपको जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं उनके बारे में आपको खुद ही पता लगता जाएगा कि हमने इनको समझना किस तरह है और इनका सोल्यूशन कैसे है। इसी चीज़ को आप लोग आगे कैरी करना है और इंशाल्लाह आप लोग देखना कि किस तरीके को, मेरा काम तो सिर्फ आप लोगों को एक सोचने का, आप लोगों का अंदाज बदलना कि आप लोग इंटरनेशनल चीज जो इश्यूज को जो है ना, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। एक आधा हम लोगों के पास एक या दो लेक्चर रह गए, एक में आप लोगों का पेपर डिस्कस कर लेंगे और एक में हम थोड़ा सा वो और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक होगा सर। चलो चलो ठीक है, फिर क्लास भी ओवर हो रही है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। थैंक यू सर।